स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। वेल्डर थ्योरी निमी एमसीक्यू पार्ट 6 आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे। इसके पहले के 5 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आप भी आईटीआई ऑनलाइन एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे हैं और वेल्डर ट्रेड है आपका, तो आपके लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए। एंड वीडियो को लाइक व शेयर भी आप कर सकते हैं अपने सभी दोस्तों के साथ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। बाकी बचे हुए ट्रेड की वीडियोज़ भी आपको एग्ज़ाम आने से पहले ज़रूर हम प्रोवाइड कराएंगे। हम दिन रात आप सभी के लिए लगे रहते हैं। बस आपसे एक उम्मीद रहती है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करके चैनल को सपोर्ट करेंगे। ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल का नाम है। डिस्क्रिप्शन में सभी तरह की लिंक व बाकी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाके उनकी भी स्टडी कर सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आज क्वेश्चन करेंगे 126 से हम लोग 150 तक। एंड 150 के बाद एक क्वेश्चन प्रीवियस पार्ट से आप सभी के लिए होगा, जो कि होगा एक बोनस क्वेश्चन, जिसका आंसर हम उम्मीद करेंगे आप सभी लोग सही कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। जिसका भी सही आंसर होगा लाइक और रिप्लाई हम उस पर जरूर करने वाले हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, व्हिच एसेसरी यूज टू प्रोटेक्ट द आईज ड्यूरिंग गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के दौरान आँखों की सुरक्षा के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है? हेलमेट, हैंड स्क्रीन, कलर गॉगल्स या ग्राइंडिंग गॉगल्स। राइट आंसर आपका यहाँ पे कलर गॉगल्स। जो रंगीन चश्मे होंगे ना, कलर्ड गॉगल्स होंगे, उनका हम प्रयोग करेंगे कब? गैस वेल्डिंग के दौरान आँखों की सुरक्षा के लिए। राइट आंसर हो गया आपका क्या? कलर्ड गॉगल्स। ये यहाँ पे फिलहाल वेल्डिंग गॉगल्स आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है 127, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस आप सबने सुना होगा। एसिटिलीन गैस का जो फार्मूला होता है क्या होता है? C2H2। कैसे बनाई जाती है? कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2, इस पर पानी की क्रिया करते हैं तो एसिटिलीन गैस हमारी बनती है। ठीक है, तो C2H2 यहाँ पे इसका फार्मूला है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका संयोजन क्या, मतलब C कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना इसमें है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया प्रीवियस ईयर के पेपर्स में क्वेश्चन। तो C होता है आपका 92.3% एंड H होता है आपका 7.7%। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ द फ्लेम शोन इन फिगर। आकृति में दिखाई गई ज्वाला क्या है? देखिए, जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग आपकी होती है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, उसमें हमने बताया जो आपकी फ्लेम बनती 3 तरह की होती है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पूछ रहा है कि ये कौन सी फ्लेम है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको आउटर एनवेलप पूरा दिख रहा है, साथ में एक कोन जो दिख रहा है, कोन बहुत शार्प नहीं है। तो ये है आपकी यहाँ पे न्यूट्रल फ्लेम। क्या है? न्यूट्रल फ्लेम या उदासीन ज्वाला या तटस्थ लौ भी इसे कहते हैं। कॉमनली वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा इसी ज्वाला का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ये कब बनती है? जब आपकी ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों समान मात्रा में जलाई जाएं और कोई अवशेष ना बचे, पूरी एसिटिलीन जो है आपकी वो जल जाए, तब आपकी क्या बनती है? न्यूट्रल फ्लेम। अब यहाँ बाकी फ्लेम की बात करें अगर, तो न्यूट्रल फ्लेम के अलावा एक होती है आपकी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसको पहचानने के लिए इसका जो कोन होता है ना, काफ़ी ऐसे शार्प एज नुकीला आपको दिखेगा, इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। एंड एक होती है आपकी कार्बोराइजिंग फ्लेम। जब एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दी जाती है तो कंप्लीट जो बर्निंग है एसिटिलीन की वो नहीं होती। तो इस तरह का एक एसिटिलीन फेदर आपको दिखता है और साथ में एक कोन भी दिखेगा आपको, बाहरी एनवेलप दिखेगा। तो ज्वाला देख के ही आप बता सकते हैं कब कौन सी ज्वाला आपको टॉर्च के थ्रू दिख रही है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो ये कैसी ज्वाला है? न्यूट्रल फ्लेम। अगला क्वेश्चन है, व्हिच साइज ऑफ CCMS फिलर रॉड इज टू बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग प्लेट ऑफ 8 mm थिक विद V एज प्रिपरेशन। फिलर रॉड का कौन सा आकार 8 मिलीमीटर मोटी वेल्डिंग प्लेट जिसमें V आकार का एज बनाकर उपयोग किया गया है, मतलब किस तरह का CCMS कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील फिलर रॉड हम प्रयोग करेंगे? तो उसका साइज होगा आपका 5 mm। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या? 5 mm डाया का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ मेनी सेगमेंट्स आर टू बी सेलेक्टेड फॉर वेल्डिंग 50 mm J पाइप। 50 mm J पाइप को वेल्डिंग करने के लिए कितने सेगमेंट चुने जाते हैं? 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट, 6 सेगमेंट या 8 सेगमेंट? तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 सेगमेंट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है 50 mm J पाइप को वेल्ड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन इज नीडेड फॉर गैस वेल्डिंग अ पाइप विद वॉल थिकनेस 6 mm। एक वॉल थिकनेस 6 mm की मोटाई की पाइप है, उसे गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की एज प्रिपरेशन मतलब किनारे की तैयारी की आवश्यकता
होगी। तो 6 mm के केस में क्या होगा, सिंगल वी, सिंगल बेवल, स्क्वायर एज विद रूट गैप, स्क्वायर एज विदाउट रूट गैप। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंगल वी। ठीक है, कैसा जॉइंट हम बनाएंगे, सिंगल वी शेप दे के हम क्या करेंगे, वेल्डिंग कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इक्वल डिवीजन शुड बी मेड व्हाइल डेवलपिंग अ टी पाइप जॉइंट। एक टी पाइप जॉइंट के डेवलपमेंट करते समय, विकसित करते समय कितने समान विभाजन किए जाने चाहिए। 4 इक्वल डिवीजन, 6 इक्वल डिवीजन, 9 या 12। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 12 इक्वल डिवीजन यहाँ पे किए जाने चाहिए। कब, जब एक टी जॉइंट का, टी पाइप जॉइंट का डेवलपमेंट हो रहा हो। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर, व्हाट द नेम ऑफ स्मॉल मेटल पार्टिकल्स विच आर थ्रोन आउट ऑफ द आर्क ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान आर्क से निकलने वाले छोटे धातु कणों का नाम क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्लैग, स्पैटर, स्टबिंड या वेल्ड मेटल। राइट आंसर आपका स्पैटर्स। आप वेल्डिंग जब करते होंगे ना, इस तरह के देखिए छिड़काव जो हुए ना, इन्हीं को क्या कहा जाता है, स्पैटर कहा जाता है। स्टबिंड क्या होता है, इलेक्ट्रोड का वो सिरा जो आप खप जाने के बाद निकाल के फेंक देते हैं, उसे स्टबिंड कहते हैं। स्लैग इसके ऊपर जो जमा रहता है, जिसे आप चिपिंग हैमर एंड वायर ब्रश से साफ करते हैं। एंड वेल्ड मेटल तो आपका ये पूरा है ही। अगला क्वेश्चन है, हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नोजल फॉर गाउजिंग इज आइडेंटिफाइड। गाउजिंग के लिए एक नोजल के निर्माण की पहचान कैसे की जा सकती है। स्ट्रेट नोजल विद सिंगल प्री हीटिंग होल, मतलब एक सीधी नोजल होगी जिसमें एक प्री हीटिंग होल होगा। बेंट नोजल विद सेक्टोरियल प्री हीटिंग होल, क्षेत्रीय प्री हीटिंग होल के साथ बेंड रहेगी नोजल। फुली बेंट नोजल विद सर्कुलर प्री हीटिंग होल, पूरी तरह से बेंड यानी नोकदार नोजल होगी। या स्लाइटली बेंट नोजल विद सर्कुलर प्री हीटिंग 6 होल्स, मतलब 6 प्री हीटिंग होल बने होंगे और थोड़ी सी वो बेंड रहेगी। तो यही यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ठीक है, गाउजिंग के लिए ऐसी नोजल का हम प्रयोग करते हैं, कुछ इस तरह की। 135 नंबर क्वेश्चन है, What does the 4th digit indicate as per AWS इलेक्ट्रोड कोडिंग। AWS अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी इलेक्ट्रोड कोडिंग के अनुसार चौथा अंक क्या दर्शाता है। तो हमने आपको उस दिन बताया था, पहला अंक आपका क्या दर्शाता है, ठीक है, कि यहाँ पे E है, इलेक्ट्रोड है, ठीक है। उसके बाद मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, तीसरा डिजिट वेल्डिंग पोजीशन बताता है, एंड 4th डिजिट आपका जो है वो बताता है टाइप ऑफ फ्लक्स कोटिंग। ठीक है, कि किस तरह का जो फ्लक्स है ना, उसकी किस तरह से कोटिंग यहाँ पे की गई है, वो बताता है आपका कौन सा, 4th डिजिट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द बेवल एंगल फॉर पाइप वेल्डिंग बट जॉइंट इफ वॉल थिकनेस इज मोर देन 5 mm। यदि पाइप की मोटाई 5 mm से अधिक है तो पाइप वेल्डिंग बट जॉइंट के लिए बेवल कोण क्या होगा। अगर 5 mm से अधिक है तो बट जॉइंट के लिए बेवल कोण होगा आपका 75 डिग्री। क्या होगा, 75 डिग्री। जैसे ये आपकी पाइप है, ये आपकी पाइप है, ठीक है, ये आमने सामने रख के इस तरह से जोड़ी जाती हैं, इसी को कहते हैं यहाँ पे क्या, बट जॉइंट। ठीक है, जैसे मेटल प्लेट में होता है वैसे पाइप्स में भी होता है, और वहाँ भी बेवल किया जाता था, यहाँ पे भी बेवल करके जो है जोड़ा जाता है पाइपों को आपस में। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील इज वेल्डेबल। किस प्रकार का स्टेनलेस स्टील वेल्ड करने योग्य है। निकल टाइप, फेराइट टाइप, स्टेबलाइज टाइप या क्रोमियम टाइप। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, फेराइट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द प्री हीटिंग टेम्परेचर ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन यानी कच्चा लोहा जो होता है या ढलवा लोहा का पूर्व तापमान क्या है, प्री हीटिंग टेम्परेचर क्या है। 200 से 310, 250 से 350, 300 से 350 या 350 से 450 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 200 to 310 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रूट रन। रूट रन क्या है। बैकिंग रन को रूट रन कहते हैं। द फर्स्ट रन इज रूट रन, द थर्ड रन इज रूट रन या द सेकेंड रन इज रूट रन। तो रूट रन आपका क्या है, जो फर्स्ट रन होता है वेल्डिंग करते टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट रन बोलते हैं। यहाँ देख सकते हैं वेल्डिंग, मान लीजिए वेल्डिंग आप 3 बार में कर रहे हैं, इसे हम लोग बोलेंगे रूट रन। सेकेंड वाला आपका होता है फिल रन, जब आप फिलिंग कर रहे होते हैं इसकी। एंड ये फाइनल आपका होता है कैपिंग रन, जिसमें आप वेल्ड का शेप देते हैं, कंकेव, कन्वेक्स या फ्लैट बीड भी हो सकती है। ये कुछ यहाँ पे वेल्डिंग के पार्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर,
व्हाट डू यू कॉल द नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड, आप नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले आसान है। रॉ इलेक्ट्रोड, बेयर इलेक्ट्रोड, बेस इलेक्ट्रोड या डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम लोग बेयर इलेक्ट्रोड या नंगा इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रोड है, इस पे आप देखिए क्या है, कोटिंग की हुई ना फ्लक्स की, ये अगर उतार दी जाए, ये कोटिंग ना रहे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेयर इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, और यही पोर्शन आपका क्या है, यहाँ पे स्टब एंड होता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द इलेक्ट्रोड साइज आइडेंटिफाइड, इलेक्ट्रोड के आकार की पहचान कैसे की जाती है? लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड की लंबाई से, थिकनेस ऑफ फ्लक्स, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड या डायमीटर ऑफ इनर कोर वायर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, डायमीटर ऑफ इनर कोर वायर। जो इनर कोर वायर होता है उसके आधार पे यहाँ पे, जैसे ये जो साइज होगा ना, इसके आधार पे इलेक्ट्रोड का साइज बताया जाता है, ना कि यहाँ की मोटाई के आधार पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेंथ अवेलेबल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेंथ क्या अवेलेबल या क्या उपलब्ध रहती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 350 mm से 450 mm। निमी पीडीएफ में आपको 500 से 600 मिलता है, जो कि जनरली नहीं है, तो वो आंसर काफ़ी हद तक गलत लगता है। 350 से 450 mm यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द ग्रेड ऑफ हेक्सा ब्लेड विद पिच 0.8 mm। अगर हेक्सा ब्लेड की पिच जो है 0.8 mm है, मतलब यहाँ पे, तो हेक्सा ब्लेड का ग्रेड क्या होगा? ग्रेड क्या होता है ना, उसका जो पिच होते हैं, जो उसमें आपके टूथ बने होते हैं ना, तो टूथ पर इंच के हिसाब से जो है ग्रेड डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर, अगर 0.8 mm के साथ है उसकी पिच, तो ये फाइन ग्रेड का आपका हेक्सा ब्लेड होगा। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 14 टूथ पर इंच है अगर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे रफ बोलेंगे थोड़ा, एंड ये आपका एकदम यहाँ पे क्या रहेगा, सुपर फाइन, और ये आपका फाइन ग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द लेटर एक्स इंडिकेट्स इन द इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन ऑफ EB5426H1JX। इसमें एक्स क्या दर्शाता है? तो देखिए लास्ट वाला जो एक्स डिजिट होता है ना, ये इसका रेडियोग्राफिक क्वालिटी दर्शाता है। क्या दर्शाता है इलेक्ट्रोड का? रेडियोग्राफिक क्वालिटी, मतलब यूज करने पे कैसी रेडियोग्राफिक उसमें से किरणें कुछ निकल सकती हैं या क्या हो सकती हैं, उनके लिए ये एक्स यहाँ पे इंडिकेट करता है, उसकी उस क्वालिटी को बताता है। 145 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मीडियम कार्बन स्टील। एक मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन परसेंटेज कितना होता है? 0.05 to 0.30, 0.05 to 0.8, 0.30 to 0.6 या 0.6 to 1.2। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 0.30 to 0.6% होता है किसमें? मीडियम कार्बन स्टील में। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं जो मीडियम कार्बन स्टील होता है, माइल्ड स्टील, वहाँ कितना है कार्बन कंटेंट? 0.25 अप्रॉक्स। ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील में 0.25 या वही 0.6 तक, 0.3 से 0.6 तक, और हाई कार्बन स्टील में 0.6 से 1.2 या 1.5% तक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द डिफेक्ट ऑफ मेटल फ्लोइंग इनटू द सरफेस ऑफ बेस मेटल विदाउट फ्यूजिंग इट। बेस धातु की सतह में बिना फ्यूज किए धातु के प्रवाह को, दोष को क्या कहा जाता है? ओवरलैप, अंडरकट, लैक ऑफ फ्यूजन या लैक ऑफ पेनिट्रेशन। तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं ओवरलैप। क्या कहते हैं? ओवरलैप। जैसे वेल्डिंग देखिए, यहाँ पे क्या हुआ ना, ये यहाँ तक फैल तो गई, ये वेल्डिंग यहाँ और यहाँ तक फैल तो गई, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रोड था या जो मटेरियल था ना, इसके साथ कोई फ्यूजिंग नहीं हुई है, इसका फ्यूजन नहीं हुआ, दोनों पिघल के आपस में ठंडे होकर जॉइंट बनाए हों, इसे हम लोग यहाँ पे ओवरलैपिंग का दोष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है, व्हाट द टाइप ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट शोन इन फिगर। ये फिगर आपको देखना है और बताना है किस तरह का वेल्डिंग दोष है। तो वेल्डिंग बीड में क्या दिख रहे हैं आपको? क्रैक्स दिख रहे हैं ना, तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर, व्हिच वन ऑफ द डिफेक्ट इज काज्ड बाय लो करंट इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में अगर लो करंट है तो उसके कारण कौन सा दोष होगा? पोरोसिटी, अंडरकट, लैक ऑफ फ्यूजन या एक्सेसिव पेनिट्रेशन। तो एक्सेसिव पेनिट्रेशन तो होगा नहीं, क्या होगा? लैक ऑफ फ्यूजन। अगर कम करंट आप दे रहे हैं तो फ्यूजन सही से नहीं होगा, हो सकता है इलेक्ट्रोड पिघले लेकिन मटेरियल प्रॉपर नहीं पिघलेगा बिना हीट पाए, तो उससे क्या होगा? फ्यूजन में दोष आएगा, फ्यूजन में कमी आएगी।
यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का। देखिए यहाँ मटेरियल ना फ्यूज ही नहीं हुआ आपस में पिघल के, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्यूजन या लैक ऑफ फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 149 है, व्हाट इज द कॉज ऑफ हेयर लाइन सेपरेशन इन द बीड इन आर्क वेल्डिंग। एक आर्क वेल्डिंग बीड में हेयर लाइन का अलग होने का कारण क्या है। हेयर लाइन मतलब बहुत माइनर सा ऐसा आपको दिखेगा, उसी को हेयर लाइन बोलते हैं यहाँ पे। फास्ट कूलिंग की वजह से होता है, स्लो कूलिंग, लो आर्क लेंथ, या रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, फास्ट कूलिंग। तेज़ी से अगर ठंडा करेंगे तो वेल्डिंग बीड में हेयर लाइन क्रैक टाइप का आपको दिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 150 है, व्हाट द नेम ऑफ द स्टील मटेरियल व्हिच आर नॉट वेल्डेबल। स्टील सामग्री का नाम है जो वेल्ड करने योग्य नहीं है। ठीक है, वेल्ड करने योग्य नहीं है। हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, ऑस्टेनाइट स्टील, या फेराइट एंड मार्टेनसाइट स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है फेराइट एंड मार्टेनसिटिक जो स्टेनलेस स्टील होता है, इसकी वेल्डिंग बहुत टफ होती है इन दोनों की। ठीक है, मार्टेनसिटिक जो वेल्डिंग है उसका आप वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, वेल्ड करने योग्य नहीं रहता। बाकी ये जितने ये काफ़ी अच्छे वेल्डेबल होते हैं। अब आती है आपकी बारी 150 नंबर क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन है, व्हिच डिफेक्ट विल ऑकर व्हेन द इक्विपमेंट इन चेंज्ड फॉर AC टू DC सप्लाई इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में उपकरण को AC से DC में बदलने पे कौन सा दोष होगा। आर्क ब्लो, ओवरलैप, वेल्ड क्रैक, या डिस्टॉर्शन। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगली अपडेट साथ अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना।